अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पठान नाज़िम आप सभी का हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि महा टीटी की नोटिफिकेशन आ गई है और उसके फॉर्म फिल चल रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट 30 सितंबर रहेंगी। इसी एतबार से महा टीटी 2024 के लिए जो है तो हमने उर्दू पेडागोजी और उर्दू की जो ग्रामर की क्लासेस है उर्दू सब्जेक्ट की, ये हमारी जो है तो पूरा सिलेबस और पूरा जो है तो ग्रामर कवर हुआ है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जो है तो प्लेलिस्ट की लिंक दे दी गई है, वहाँ से जाकर के आप उर्दू सब्जेक्ट और उर्दू ग्रामर जो है तो आप कवर कर सकते हो। और अभी जो हम देख रहे हैं तो वो देख रहे हैं बच्चे की तरक्की और तालीम, यानी कि तालीमी नफ्सियात जिसे कहेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो कि महा टीटी, एपीटीटी, टीएसटीटी, डीएसएसएसबी और सीटेट और ऑल टीचिंग एग्ज़ाम जो स्टेट लेवल पर होते हैं, जिसका जो है तो उर्दू लैंग्वेज में जो होते हैं और उर्दू में जो है तो ये सीडीपी वगैरह पूछा जाता है उसके अंदर, तो ये तमाम के लिए जो है तो खारामद और इम्पॉर्टेंट वीडियो रहेगा। तो दोस्तों एंड तक जो है तो वीडियो आप ज़रूर देखें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो महा टीटी 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। इससे पहले हमारी क्लास हुई है और अब हम उसके आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास। जैसे कि हमने गुज़िश्ता क्लास में सेफेलोकॉडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल के ताल्लुक़ से देखा था, तो सेफेलोकॉडल जो है तो कहते हैं हेड टू टू और प्रॉक्सिमोडिस्टल कहते हैं नियर टू फार, सेंट्रल टू पेरीफेरी जिसे हम कहेंगे। और उसके बाद जो है तो इस तरीके से बालिदगी वगैरह के ताल्लुक़ से भी हमने देखा था। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर हरकत का उसूल। तो कल हमने प्रॉक्सिमोडिस्टल देखा था और उसके बाद जो है तो अब हम हरकत का उसूल जिसे लोकेशन कहते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बताता चलो फ्रेंड्स कि जो क्लासेस हो रही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स और कैंडिडेट का मैसेज ये है, क्वेश्चन ये है कि सर ईवीएस की क्लास लीजिए, सीडीपी की क्लास लीजिए। तो अभी जो चल रही है सीडीपी की ही क्लास है और उर्दू पेपर वगैरह करवाइए। तो फ्रेंड्स ये पूरा शेड्यूल जो तो बना है, आपको क्लासेस ये सब्जेक्ट वाइज जो तो अवेलेबल करवाई जा रही है, सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि उसके ऊपर पहले तैयारी करना लाजमी और ज़रूरी है और उसके लिए वक्त ज़्यादा जो है तो हमको लग रहा है। तो आपको तमाम क्लासेस अवेलेबल करवाई जाएंगी, आप बेफिक्र रहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर जा कर के उसकी भी लिंक हमने आपको यहाँ पर जो तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और उर्दू के जो टीटी के पेपर हैं, पेपर फर्स्ट हो या सेकंड, तो वहाँ से आप जो है तो डाउनलोड कीजिए और उसमें क्वेश्चन का पैटर्न और क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है इस पर जो है तो आप फोकस कीजिए। और इसी के साथ साथ आपको ये बताते चलो कि तालीमी नफ्सियात जो हमारी डीएड और बीएड की है उसको फॉलो कीजिए, उसमें से जो है तो पढ़िए। क्योंकि जब आप पेपर चेक करेंगे, पेपर जो तो आप डाउनलोड करके उसको चेक करेंगे, तो उसमें जो पॉइंट, उसमें जो क्वेश्चंस किए गए हैं तो वो कौन से सब्जेक्ट में से किए गए हैं, कहाँ से किए गए, तो ये इसका अंदाज़ा लगेगा। और फिर आपको नफ्सियात की बुक भी जो है तो वहाँ पर दी हुई है, जो डीएड की है साइकोलॉजी की बुक, तो उसमें से भी आप यानी कि रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। और उसी के साथ साथ जो है तो सिलेबस की बुक्स भी हमको जो है तो पढ़ना है। बाल भारती की जो बुक है हमारे बाल भारती के, तो इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और उसकी पूरी प्रोसेस की किस तरीके से किताबें डाउनलोड करना है बाल भारती की, तो वो भी, उसकी भी वीडियो बनी हुई है। आपको किस तरीके से डाउनलोड करना है, आप लिंक पर जाकर जो है तो वहाँ पर से डाउनलोड कर सकते हो। वो वीडियो आप मुकम्मल देखिए कि बाल भारती की जो है तो क्या कहेंगे उसको, किताबें कैसे डाउनलोड करना है। तो वो वाला जो वीडियो है वो इस तरीके का है जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो ये पूरा मुकम्मल प्रोसेस आपको जो है तो उर्दू बाल भारती किताबें डाउनलोड करने के इसमें बतलाया गया है। तो आप यहाँ से सिलेबस की पहली जमात से लेकर 12वीं जमात तक की किताबें आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और आपके डिवाइस में, आपके मोबाइल में या फिर आपके पीसी के अंदर आप वो रीड कर सकते हो, अगर पूरी किताबें आपके पास अवेलेबल नहीं है तो इस तरीके से आपको पूरा मवाद जो है तो बाकायदा तरीके से मिलने वाला नहीं है टीटी का। और उसका जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है तो वो
उन्होंने डिफ़िकल्टी लेवल बहुत हार्ड और हाई रखा है। 12वीं तक की जो तो डिफ़िकल्टी लेवल जो तो क्वेश्चंस की होती है इसके अंदर। तो बराए मेहरबानी आप क्वेश्चन जो कर रहे हो तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है आपके, लेकिन ये जो चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पर बतलाई जा रही हैं, तो ये आप डाउनलोड कीजिए और उसको जो तो देखिए, क्योंकि मवाद जो है तो हमको डायरेक्टली अब क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा और कैसे, ये किसी को नहीं पता होता है। तो हमको मतलब हमारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि उसका जवाब देने के लिए जो है तो दिक्कत और परेशानियों का सामना करना होता है। तो दोस्तों आपको मतलब बेसिक नॉलेज से ही हमको आगे बढ़ना ज़रूरी है महा टीटी के एग्ज़ाम में, ताकि हमारे जो कंसेप्ट है जितने क्लियर रहेंगे, क्वेश्चन का पैटर्न समझने में आसानी होगी। और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत घुमा फिरा कर जो है तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गुज़िश्ता जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है उसके अंदर भी जो है तो बहुत ही लेंदी और बड़े बड़े क्वेश्चन सवालात पूछे हैं उन्होंने। तो डिफ़िकल्टी लेवल जो है तो दिन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इस बार भी यही होने वाला है। और एक सवाल था कि सर लैंग्वेज फ़र्स्ट उर्दू लिए है और लैंग्वेज सेकेंड इंग्लिश लिए है, तो जो बाकी के जो सब्जेक्ट है वो कौन सी लैंग्वेज में रहेंगे। तो टीटी में इस तरीके से कि टीटी के अंदर बाइलिंगुअल लैंग्वेज जो है तो उन्होंने अब ऐड की है कि अगर लैंग्वेज फ़र्स्ट हमारा उर्दू है तो उर्दू सब्जेक्ट का 30 मार्क का उर्दू में रहेगा, और सेकेंड लैंग्वेज हमारा मराठी है, इंग्लिश है, तो इंग्लिश या मराठी ये जो है तो वो लैंग्वेज में रहेगा, इंग्लिश में या मराठी में। उसके अलावा CDP, EVS और मैथ्स, तो ये जो 3 सब्जेक्ट है इसके अंदर ये उर्दू और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में रहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके ये जो बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे, और भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर करें, ताकि आयन मौके पर हमको जो है तो दिक्कत का और परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों हम देखते हैं फ्रेंड्स, हरकत का उसूल जिसे लोकेशन कहते हैं, यानी पहले बच्चा पेट के बल या चारों हाथ पैरों पर खिसकता है फिर खड़ा होता है। तो ये जो है तो पूरा बच्चे के ताल्लुक़ से है। हम हमारे जहन में ये तस्वीर हमें लाना है, जो छोटा बच्चा है उसका तस्वीर हमें ज़हन नशीन रखना है, उसके इमेजिनेशन जो है तो करना है बार बार, ताकि हमारे बेसिक कंसेप्ट और तस्वुराती जो कंसेप्ट है वो क्लियर हों। तो फिर खड़ा होता है, उसके बाद चलना सीखता है। तो ये जो तो प्रोसेस है हरकत का, कि पहले जो तो बच्चा जो है तो पेट के बल चारों हाथ पैर, यानी कि हाथ और पैर ये चार होते, तो इससे खिसकता है, फिर खड़ा होता है, फिर उसके बाद चलना सीखता है। इनके अलावा भी मंदरज झेल उसूल अहमियत के हामिल है, मतलब इसके अलावा भी कुछ उसूल ऐसे है, कुछ प्रिंसिपल है जो इम्पोर्टेंट है, अहमियत के हामिल है। तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे बालिदगी का तसलसल। तो बालिदगी के तसलसल से मुराद यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी है। ये अमल रहम में मादर से शुरू होकर मरने तक जारी रहता है, मतलब माँ के पेट से कब्र की गड़े तक जो है तो ये अमल जारी रहता है। जिस्मानी नशोनुमा के साथ शख्सियत की मुख्तलिफ़ पहलू की बालिदगी का अमल मुसलसल जारी रहता है। तो यहाँ पर जो है तो जिस्मानी नशोनुमा के साथ साथ फ़िज़िकल डेवलपमेंट के साथ साथ जो है तो मुख्तलिफ़ पहलू, दूसरे भी जो पहलू है बालिदगी के, तो वो अमल जारी रहता है। जैसे कि सर का ठहरना, उसके बाद है ठहरना, चलना, भागना और रेंगना, और उसके बाद है आदत की शनाख्त जिसे सीरिएशन कहेंगे, कंजर्वेशन वगैरह। तो उसके अंदर जो है तो तफरीक है, ज़रब है, तकसीम और जमा वगैरह रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, यानी कि तर्ज़ बालिदगी में यकसानियत जिसे कहेंगे। तर्ज़ बालिदगी में क्या यकसानियत है? बालिदगी की शरह में अगरचा कि यकसानियत नहीं होती, लेकिन तर्ज़ बालिदगी में एक किस्म की यकसानियत पाई जाती है। जैसे बालिदगी सर के जानिब से शुरू होती है और नीचे की जानिब बढ़ती है, हाथ पाँव की हरकत, फिर बातचीत वगैरह। तो ये बालिदगी की जो शरह हैं, यकसानियत जो तो इसमें नहीं होती, लेकिन तर्ज़ बालिदगी में एक किस्म की यकसानियत पाई जाती है। जैसे सर की जानिब से शुरू होती है और नीचे की जानिब बढ़ती है, हाथ पाँव की हरकत, फिर बातचीत वगैरह। नेक्स्ट यहाँ पर जो तो दिया हुआ है कि उसूल बाहमी ताल्लुक़, प्रिंसिपल ऑफ इंटरलेशन।
तो इंटर रिलेशन जो प्रिंसिपल है उसमें है नशोनुमा बालिदगी के कई पहलू जैसे तबई, दिमागी, समाजी वगैरह एक दूसरे से मरबूत होते हैं। अगर एक पहलू मुतासिर होता है तो उसका असर दूसरे पर पड़ता है। तो ये जो है तो तबई, दिमागी, समाजी वगैरह यानी कि क्या कहेंगे उसको, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, उसके बाद जो है तो फिज़िकल है, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, मतलब ये चारों जो है तो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। एक दूसरे जो है तो रब्त और ताल्लुक़ इनका होता है। अगर एक पहलू मुतासिर होता है तो उसका असर बराह रास्त जो है तो दूसरे पहलू पर पड़ता है। नेक्स्ट है यहाँ पर हम देखेंगे कि उसूल गमाम, जिसको जो है तो क्या कहेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, प्रॉक्सिमो डिस्टल भी जो है तो इसको कहा जाएगा। वो प्रॉक्सिमो डिस्टल ही जो है तो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ बढ़ता है। तो यहाँ पर आपको जैसे कि नज़र आ रहा है कि बालिदगी आम से ख़ास की तरफ फ़रोग पाती है या कामिल से जुज़ की तरफ। तो ये जो उर्दू के जो अल्फाज है दोस्तों, इसको अगर हम इंग्लिश में देखें, जैसे कि बालिदगी आम से ख़ास की तरफ यानी कि जनरल टू स्पेसिफिक कहा जाएगा। इंग्लिश के जो वर्ड होते हैं ये हमें याद रहते हैं, लेकिन हमें स्टार्टिंग में जो है तो ये मुश्किल जाते हैं। तो आपको प्रैक्टिस करना है इंग्लिश, जैसे कि हमने गुज़िश्ता क्लास में बताया आपको कि आपको नोट्स भी बनाना है और उसके बैक साइड में उसके जो बैक पेजेस है नोट्स के पीछे, तो उसमें आपको अल्फाज मायनी इस तरीके की कॉलम बना लेना है और उर्दू में जो है तो लफ्ज़ लिखना है और उसका मीनिंग आपको इंग्लिश में लिखना है, ताकि आपका ज़ख़ीरे अल्फाज बढ़े और आपको क्वेश्चन समझने में पेपर के अंदर जो है तो आसानी हो। क्योंकि पेपर का जो क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है वो अगर हमको उर्दू में नहीं समझ में आए तो हम इंग्लिश में उसको जो है तो चेक करते देख ले तो वो समझ में आसानी आ जाता है। उसी के साथ साथ जो है तो यहाँ पर तो बात चल रही थी बालिदगी आम से ख़ास की तरफ फ़रोग पाती है या कामिल से जुज़ की तरफ, यानी कि जनरल टू स्पेसिफिक, या फिर क्या कहेंगे उसको, कामिल से जुज़ की तरफ, मुकम्मल से एक पर्टिकुलर इसकी तरफ। जैसे कि यहाँ पर है ठहरना, चलना, सीढ़ियाँ चढ़ना, साइकिल चलाना, तैरना वगैरह। तो जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये तमाम जो फ़ोटोज़ है तो ये इससे रिलेटेड है। ठहरना से जो है तो मुराद, चलना से मुराद सीढ़ियाँ चढ़ना, साइकिल चलाना और तैरना। तो ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि निचली जमात, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है ज़रा। तो निचली जमातों के आसान असबाब को पढ़ने के बाद मुश्किल असबाब को समझना। जो निचली जमातें होती है, जमात अव्वल, दुअम वगैरह, तो इसमें आसान असबाब दिए जाते हैं जिसको पढ़ने के बाद मुश्किल असबाब की तरफ समझाना आसान होता है। नेक्स्ट है तीसरी जमात से जब अंग्रेज़ी सिखाने की कोशिश की जाती है तो कुत्ता, बिल्ली, चूहा जैसे आम अल्फाज के ज़रिए अंग्रेज़ी ज़बान को सिखाने की कोशिश की जाती है। यानी कि मुश्किल जो अल्फाज होते हैं तो जमात सुवम में अंग्रेज़ी सिखाने की कोशिश की जाती है, तो उसके अंदर जो है तो आम अल्फाज जो होते हैं कुत्ता, बिल्ली, चूहा वगैरह, तो इनके ज़रिए अंग्रेज़ी सिखाने की कोशिश की जाती है। और सिलेबस की किताबों में भी जो है तो इस तरीके से क्या कहेंगे उसको, इसके ताल्लुक़ से दिया जाता है। सिलेबस की किताबों में कुत्ता, बिल्ली वगैरह, डॉग, कैट वगैरह जो है तो दिया जाता है। तो ज़बान सीखने को जो है तो बच्चों को इंटरेस्ट होता है और बच्चे बआसानी इंग्लिश लैंग्वेज भी सीख सकते हैं। वो डिपेंड करता है टीचर के ऊपर, मौलिम के ऊपर। तो यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हम देखेंगे कि बच्चों की बालिदगी और नशोनुमा के मुख्तलिफ़ पहलुओं में बहुत ज़्यादा तफ़ावत होता है। यानी बच्चों की जो बालिदगी है और नशोनुमा है तो ये इसके मुख्तलिफ़ जो पहलू होते हैं उसमें ज़्यादा तफ़ावत होता है। हर बच्चे की शरह मुनफरिद होती है, यानी अलग अलग होती है। हर एक बच्चा जो है तो अलग अलग तरीके से सीखता है। किसको जो तो जल्दी समझ में आएगा या किसको मुख्तलिफ़ पहलू इस्तेमाल करके, टीचिंग एड वगैरह जो है तो इस्तेमाल करके समझाने पर समझ में आएगा। और कोई बच्चे ऐसे होते हैं क्लासरूम में कि वो जल्दी उनको कोई चीज़ समझ में आती है एक बार में, और
कोई ऐसे होते हैं कि जिसको जो तो 2 से 3 बार समझाने के बाद उसको समझ में आता है। तो ऐसे वेरियस टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लासरूम जो है तो होते हैं, अलग अलग मुख्तलिफ जो है तो शरह के, मुनफरिद शरह के जो है तो बच्चे क्लासरूम में होते हैं। उनका आईक्यू लेवल के हिसाब से वो समझने में उनको जो है तो दुश्वारी होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे इम्प्लीकेशन टू पेरेंट्स एंड टीचर हैं, इम्प्लीकेशन पेरेंट्स और टीचर। तो बच्चे की नशोनुमा बालिदगी के नज़रिए माँ बाप के साथ साथ मौलिम की अहमियत भी ज़रूरी करार देता है। अगर बालिदगी का अमल नॉर्मल है तो बच्चा अगले मरहले में दाखिल होता है। अगर रुकावट आ जाए तो वो रुक जाता है। समझने की सलाहियत में कमी की वजह ये रुकावट आ जाती है, तब मौलिम और वालिदैन इसको दूर करना चाहिए। तो ये दिया हुआ है इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि टीचर और पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी जो है तो बच्चे के तय क्या होनी चाहिए। बच्चे की जब नशोनुमा और बालिदगी के नज़रिए में माँ बाप के साथ साथ मौलिम का भी अहम रोल है। अहम जो है तो किरदार मौलिम यहाँ पर अदा करता है। बालिदगी का अमल नॉर्मल है तो बच्चा अगले मरहले में दाखिल होता है, मतलब जो चीज़ उसको सिखाई जा रही है उसके जो है तो नॉर्मल है, बच्चा उसको वो समझ में आएगा। लेकिन अगर उसमें रुकावट आ जाए तो वो रुक जाता है। समझने की सलाहियत में कमी की वजह समझने की जो सलाहियत है उसमें कमी की वजह से रुकावट आ जाती है। तब मौलिम और वालिदैन का काम होता है कि उस रुकावट को दूर किया जाए। नेक्स्ट हम देखेंगे तवारिस, जिसको हेरिडिटी कहते हैं। हेरिडिटी से मुराद जो है तो यहाँ पर माहौल का डायरेक्टली इस पर असर होता है, और वालिदैन का भी जो है तो इस पर माहौल के साथ साथ वालिदैन से रिलेटेड ये चीज़ें रहेंगी कि वालिदैन से औलाद को जीनियाती अमल के ज़रिए मुंतकिल होने वाली तमाम खुसूसियात को तवारिस कहते हैं। तवारिस बना है, ये उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है विरासत से, और उसकी जमा रहेंगी तवारिस विरासत की। तो ये विरासत यानी कि वालिदैन से औलाद को जीनियाती अमल के ज़रिए सेल्स जिसे हम कहेंगे क्रोमोसोम्स वगैरह, तो उसके ज़रिए मुंतकिल होने वाली तमाम खुसूसियत को तवारिस कहते हैं। यानी कि माँ बाप के अंदर जो ख़ासियत है, जो चीज़ें अगर वो बच्चे में है, कुछ चीज़ें होती है कुछ नहीं। जैसे कि हम कहते हैं कि ये जो है तो बिल्कुल बाप पर गया है, ये जो है तो इसकी पेशानी दादी पर गई है, माँ पर गई है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये तवारिस, इसे जो तो हेरिडिटी कहते हैं। जीन या ज़ायगोट के ज़रिए इंसानी ज़िंदगी की शुरुआत होती है, यानी कि सेल्स के ज़रिए जो इंसानी ज़िंदगी की शुरुआत होती है। ये आपको 9, 10 या 8 की बुक के अंदर ये चीज़ें दी गई हैं। तो इसमें जानदार और खलिया वगैरह के ताल्लुक़ से जो तो मालूमात दी गई। तो वही चीज़ें यहाँ पर हैं कि तवारिस किसे कहते हैं। तो क्रोमोसोम्स की तादाद 23 जोड़ होती है। जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये इनकी जो तादाद होती है वो 23 होती है। इंसानी ज़िंदगी का इर्तिक़ा जब शुरू होता है, यानी कि जब इंसानी ज़िंदगी का इर्तिक़ा यानी क्या कहेंगे उसको, तरक्की या फिर शुरुआत होती है, 1 इंच के 1/200 हिस्से ख़तर का होता है। यानी कि ये जो तो डीप नॉलेज यहाँ पर दिया हुआ है। मर्द की मादा मुन्या औरत की बहज़ी की वजह से ज़ायगोट मौसर खलिया वजूद में आता है। खलिए के मरकज़े में क्रोमोसोम्स के 23 जोड़ पाए जाते हैं। माँ की तरफ से 23 क्रोमोसोम्स और बाप की तरफ से 23 क्रोमोसोम्स बच्चे के अंदर मुंतकिल होते हैं। बाप की तरफ से अगर X क्रोमोसोम्स मुंतकिल हो तो लड़की, और Y क्रोमोसोम्स मुंतकिल हो तो लड़का। इस तरीके से यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी हुई है। और सेकेंड यहाँ पर दिया गया है कि 22 एटोसोम्स एंड 1 एलोसोम्स, इस तरीके से दिया हुआ है। नेक्स्ट है हर क्रोमोसोम में
हज़ारों जीन्स मौजूद होते हैं, क्या कहेंगे उसको, सेल्स कहेंगे, जो डीएनए डायऑक्सी रिबो न्यूक्लियस एसिड जिसे हम कहेंगे से मिलकर बनते वगैरह, स्पेलिंग मिस्टेक है वहाँ पर। तो कई साल्मों जैसे एटम हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस से मिलकर बनता है। आरएनबी राइबो न्यूक्लियस एसिड एनए का एक जुज़ है जो एक मैसेंजर का काम करता है। हर क्रोमोसोम्स में कई हज़ारों जीन्स 20,000 से लेकर 42,000 तक मौजूद होते हैं। तो इस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है तवारिस से मुतालिक। ये डीप नॉलेज भी हम इसको कह सकते हैं। और नेक्स्ट है जीन, एक ग्रीक ज़बान से लिया गया है। एक ग्रीक ज़बान का जो तो ये लफ्ज़ है जिसके मायने दौड़ना या बच्चा या औलाद नस्ल के है। नेक्स्ट है अगर देखा जाए तो 23 क्रोमोसोम्स की जोड़ एक मर्द में मौजूद होते हैं। जब वो औरत के बहज़ में मुंतकिल हो जाते हैं तो दोनों की तादाद मिलकर 46 हो जाती है। यानी खलिए की पाज़गी के लिए 23 क्रोमोसोम्स की तख़फ़ीफ़ी तक़सीम हो जाती है। इस अमल को कहा जाता है, यानी कि इस अमल को जो है तो म्यूसिस कहा जाता है। नेक्स्ट है जेन जो तो हेरिडिटी के नज़रिए को पेश करने वाले साइंसदान ग्रेगर जोहान मिंडल ने 3 कानून बतलाए। यानी कि जॉन मिंडल का जो कानून है, जो नज़रिया है, वो 10वीं जमात की बुक के अंदर दिया हुआ है, शायद वहाँ से जा कर के आप उसको रीड कर सकते हो। 10वीं की साइंस के अंदर है वो। फर्स्ट है यहाँ पर लॉ ऑफ सिमिलरिटी, जिसको जो तो मुशावत का कानून कहते हैं। सेकंड है फ़र्क का कानून, जिसे जो है तो लॉ ऑफ वेरिएशन कहेंगे, लॉ ऑफ वेरिएशन सॉरी। नेक्स्ट है पछताना या अफसोस का कानून, जिसको जो है तो लॉ ऑफ रिग्रेशन कहेंगे। और लॉ ऑफ सिमिलरिटी किसे कहेंगे वो हम देख लेते हैं। तो आदमी से आदमी, कौम, नस्ल वगैरह जहन अफराद के बच्चे डेमन कुंद जहन, जिसको जो तो डीम कहेंगे, कुंद जहन लोगों के कुंद जहन बच्चे वगैरह इसके अंदर आएंगे। ये लॉ ऑफ सिमिलैरिटी रहेगा। नेक्स्ट है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, या वही चीज़ यहाँ पर बताइए। नेक्स्ट है लॉ ऑफ वेरिएशन। तो एक ही माँ बाप के बच्चों में मुख्तलिफ़ किस्म का फ़र्क पाया जाता है। जिस्मानी साख्त, रंग में फ़र्क पाया जाता है। जैसे कि एक ही माँ बाप के मुराद जो है तो यहाँ पर ये है कि 3 भाई बहन है और इनके जो कलर वगैरह है तो ये मुख्तलिफ़ होते हैं। तो ये वेरिएशन के अंदर जो है तो इसका आएगा जॉन मिंडल के मुताबिक, उसके कानून के मुताबिक। नेक्स्ट है लॉ ऑफ रेग्रेशन से मुराद यहाँ पर है खूनी रिश्तेदारों के दरमियान शादी की बिना पर पैदा होने वाले बच्चे दिमागी तौर पर माजूर होते हैं। बाज़ औक़ात ज़हीन वालिदैन के बच्चे कुन ज़हीन पैदा होते हैं। यानी कि ज़हीन वालिदैन के बच्चे भी कुन ज़हीन हो सकते हैं और कुन ज़हीन वालिदैन के बच्चे भी ज़हीन हो सकते हैं। ये जो है तो इस कानून में बतलाया गया है, और जिसे फ़र्क का कानून कहेंगे, सॉरी पछताना या अफसोस का कानून कहेंगे। तो इस तरीके से जो है तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। नेक्स्ट है तवासीर का असर, यानी कि हेरिडिटी का जो है तो असर जिसे हम कहेंगे माहौल से ज़्यादा तवारिस का असर ज़्यादा होता है। इसका जो असर होता है ये तवारिस का असर माहौल से होता है और ज़्यादा होता है। तो माहौल से ज़्यादा तवारिस का असर ज़्यादा होता है कहने वाले साइंसदान। तो यहाँ पर जो है तो साइंसदान के ताल्लुक़ से दिया गया है कि उन्होंने क्या कहा है कि जिसका जो एनवायरनमेंट के ज़रिए जो है तो माहौल का असर हेरिडिटी पर होता है। तो यहाँ पर एनवायरनमेंट इनटू हेरिडिटी आएगा, तो वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है सबसे पहले
सर फ्रांस गैलियन, गोडार्ड, न्यूमन, फेयरमैन है शायद, फेयरमैन, हॉलबैंगर, डिगडेल, पियर्सन और अल्पोर्ट और केलॉग फैमिली वगैरह। तो ये तमाम जो है तो साइंसदान के नाम है और बड़े मुश्किल जो है तो ये है। सर फ्रांस गायलन ने बादशाहों, मौसीकीकारों, तालीम याफ्ता और तख़रीबकारों के ख़ानदानों का तजिज़िया करने के बाद कहा कि इंसान हेरिडिटी जीन्स में ये तमाम बातें लिखी हैं। यानी कि हेरिडिटी जीन्यू के अंदर जो है तो ये तमाम बातें इसने लिखी है कि बालिदगी में तवारिस का असर होता है। इसने अपनी किताब में ये लिखा है और उस किताब का नाम जो है तो हेरिडेटरी जीन्यू है। डिगवेल ने जॉक्स के ख़ानदान का तजिज़िया करने के बाद अपनी किताब द जॉक्स लिखी। डिगवेल एक साइंसदान था और उसने एक ख़ानदान का जो है तो तजिज़िया किया, एक ख़ानदान को जो है तो रिसर्च किया उसने, जॉक्स ख़ानदान का, और उसके बाद उसने द जॉक्स किताब जो है तो लिखी। उसके बाद है किस ख़ानदान चोर धोखाबाज था और ज़्यादातर लोग इस ख़ानदान के धोखेबाज या चोर पैदा हुए। ख़ानदान का जायज़ा लेने के बाद कम अक्लमंद और अक्लमंद वाली माँ की 7 और औलादों में से 5 लोग गैर अक्लमंद पाए गए। तो इस तरीके से जो है तो यहाँ पर इन्होंने रिसर्च की है। बड़े क्या कहेंगे उसको, ज़्यादा वक्त इन्होंने जो है तो इसके अंदर लगाया है साइंसदानों ने। तवारीस के ऊपर जो तो उन्होंने रिसर्च की, हेरिडिटी के ऊपर। नेक्स्ट है जिस्मानी असरात के अलावा जहनी असरात का भी असर होता है। कहने के लिए पर्सन ने डार्विन के ख़ानदान के, पैरसन एक साइंसदान है और उसने डार्विन के ख़ानदान के 5 रॉयल सोसाइटी के साइंसदानों की मिसाल दी। और उसके बाद है अल्पोर्ट के मुताबिक इंसानों के खुशी व गम के लिए हालात नहीं बल्कि तवारिस का असर है। खुशी गम के लिए भी जो है तो उसका हालात नहीं बल्कि तवारिस का उसके ऊपर असर होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे वुड्सवर्थ के मुताबिक ज़िंदगी के इर्तिका से, यानी कि ज़िंदगी की शुरुआत से, इर्तिका से इंसान पर असरअंदाज होने वाले बाहरी अनासिर माहौल कहलाते हैं। जो इंसान के ऊपर जो तो असरात होते हैं बाहरी माहौल के मुताबिक, तो उसने ये इससे जो है तो उसको कहा है कि इंसान की ज़िंदगी के मुताबिक, वो रोल के मुताबिक जो ज़िंदगी की इर्तिका से इंसान पर असरअंदाज होने वाले बाहरी अनासिर माहौल कहलाते हैं। नेक्स्ट है इंसान का बर्ताव और खुसूसियत, काम की नौइयत, ये तमाम माहौल के ज़ेर असर होते हैं। तो यहाँ पर माहौल और इन्वायरमेंट के ताल्लुक़ से हम देखेंगे। माहौल के असरात पर रिसर्च करने वाले साइंसदान, माहौल के जो असरात होते हैं उस पर भी साइंसदानों ने रिसर्च की है कि किस तरीके से होते हैं, तो वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर कुछ साइंसदान के नाम नज़र आ रहे हैं कि फेयरमैन, गॉर्डन और J.B. वॉटसन, W.C. बैगले वगैरह। तो J.B. वॉटसन के मुताबिक इंसान की शख्सियत के फ़रोग़ के लिए माहौल उस पर असरअंदाज होता है, कि इंसान की जो शख्सियत का फ़रोग़ होता है, इंसान की तरक्की होती है, उस पर माहौल का भी असर होता है। ऐसा जो है तो वॉटसन साहब ने कहा है। नेक्स्ट है उन्हीं का कॉल है कि मुझे किसी तरह का बच्चा दो, मैं उस बच्चे को चाहूँ तो चोर या डाकू या अच्छा इंसान बना सकता हूँ। तो ये माहौल का असर ही है कि इस तरीके से इन्होंने कहा है। नेक्स्ट है थर्ड जो है तो यहाँ पर दिया हुआ है कि W.C. बैगले ने अपनी किताब एजुकेशनल
डिटर्मिनिज़म में ये बतलाया है कि इंसान की नशोनुमा और बालिदगी के लिए तालीम के मौके, स्कूल की बुनियादी सहूलियात और माहौल का असर होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे तो ये WC जो बेगले वगैरह नाम के जो साइंसदान है, इन्होंने बड़ी अच्छी बात यहाँ पर कही है कि अपनी किताब में उन्होंने ये इंदराज किया है, ये दर्ज किया है कि इंसान के नशोनुमा और बालिदगी के लिए तालीम के मौके, स्कूल के बुनियादी सहूलियात और माहौल का असर होता है। 3 चीज़ें उन्होंने बताई, तालीम के मौके, स्कूल की बुनियादी ज़रूरियात और सहूलियात ज़रूरियात वगैरह, और माहौल का जो है तो असर इसके ऊपर होता है। नेक्स्ट है फियरमैन और रोट, इनके मुताबिक जो है तो मेल्ट्रेड का क्या ये कह रहे हैं, तो हम देखेंगे 2 जुड़वा बच्चों की जब अलग अलग माहौल में परवरिश की गई तो दोनों की ज़हानत में फ़र्क महसूस किया गया। यानी जो 2 जुड़वा बच्चे थे, तो जुड़वा बच्चों को अलग अलग रखा गया माहौल में, अलग अलग माहौल में, और रखने के बाद जो है तो उनकी ज़हानत में फ़र्क महसूस हुआ। गॉर्डन मल्लाहो के बच्चों और गैप्सी के बच्चों को देखने के बाद ये कहा कि कम उम्र के बच्चों को स्कूल का माहौल ना मिला तो उनकी ज़हनी सलाहियत में कमी वाक़ई होंगी। गॉर्डन एक जो साइंसदान है, इन्होंने बड़ी अच्छी बात यहाँ पर कही है। उन्होंने मल्लाहो के बच्चे जो कश्ती चलाते हैं और गैप्सी के बच्चों को देखकर उन्होंने ये कहा कि कम उम्र में अगर बच्चों को स्कूली तालीम नहीं मिली, स्कूल का माहौल नहीं मिला, तो वो बच्चे जो है तो उनकी ज़हनी सलाहियत में उनकी कमी वाक़ई होंगी। नेक्स्ट है 6 नंबर का पॉइंट है यहाँ पर कि 1920 में बंगाल के जंगलों में अमला और कमला नामी जुड़वा बच्चों की परवरिश लोमड़ियों के साथ की गई, तो उनके अंदर लोमड़ियों की तमाम खुसूसियात आ गई। इस तरीके से जो है तो यहाँ पर चीज़ें हैं कि 1920 के अंदर बंगाल में और बंगाल के जंगलों में अमला और कमला नामी 2 जुड़वा बच्चियाँ थी, दो जुड़वा बच्चे थे, उनकी परवरिश उन्होंने जो तो लोमड़ियों के साथ की, तो ये तमाम चीज़ें, तमाम खुसूसियत उनके अंदर आ गई लोमड़ियों की। नेक्स्ट है 7 नंबर का पॉइंट है कि शख्सियत के बनने में माहौल का असर ज़्यादा होता है। शख्सियत साजी में जो है तो माहौल का यहाँ पर असर ज़्यादा होता है, ये बतलाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है तवारिस और माहौल का तालीम पर असर, तालीम पर जो तो किस तरीके से ये असरअंदाज होते हैं, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो इंटरेस्टिंग पॉइंट है फ्रेंड्स, इसको जो तो बगौर जो तो आप देखिए कि क्या इसमें बतलाया जा रहा है। तो सबसे पहले है, अगर कोई तालिब इल्म तालीम में पीछे है तो उसे डांटने डराने के बजाय इनफरादी जांच करके उन खामियों को दूर करने की कोशिश करे जिनकी बिना पर वो तालिब इल्म तालीम में कमज़ोर है। तो बहुत ही अच्छी बातें जो है तो यहाँ पर बतलाई गई है, ये हम अपने घर के बच्चों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है ज़हीन वालिदैन के बच्चे अगर तालीम में पसमानदा होते हैं तो उसकी वजह से अदम तवज्जो और लापरवाही है। ये जो तो अदम तवज्जो और लापरवाही की वजह से जो है तो ज़हीन वालिदैन के बच्चे तालीम में पीछे या पसमानदा होते हैं। नेक्स्ट है तालिब इल्म की दिलचस्पी, रुझान और उसके इख्तिलाफ़ात को मद्देनज़र रखकर तालीम दी जाए। यानी कि बच्चे की जो कैपेसिटी है, जो मेंटल क्या कहेंगे उसको, स्किल है वगैरह, तो उसको देखकर, उसको मद्देनज़र रखकर जो है तो तालीम दी जाए, ना कि उस पर ज़ोर ज़बरदस्ती किया जाए। नेक्स्ट है 4 नंबर का पॉइंट है कि तालिब इल्म की नफ्सियाती, अखलाकी, समाजी और किरदार के मुतालिक तालीम का मुअल्लिम को जानना ज़रूरी है। तो इस तरीके से यहाँ पर 4 नंबर की पॉइंट में ये चीज़ यहाँ पर मिस्टेक है, वो इंशाल्लाह दुरुस्त हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 नंबर का पॉइंट कि तालिब इल्म की शख्सियत के फ़रोग़ के लिए मदरसे के माहौल को अच्छा बनाना। यानी कि तालिब इल्म की जो शख्सियत है, शख्सियत साजी के लिए जो क्लासरूम का माहौल है उसको बेहतरीन अंदाज में डेकोरेट करना चाहिए ताकि तालिब इल्म का
वहाँ पर जो है तो दिलचस्पी बढ़े सीखने से मुतालिक और उसका दिल लगे क्लासरूम के अंदर। नेक्स्ट है तालिब इल्म को अपने जज्बात पर काबू रखने के लिए जमात का माहौल दोस्ताना अंदाज में बताना चाहिए कि तालिब इल्म है, नया नया जो है तो होता है, तो जज्बात पर काबू रखने के लिए उसको जमात का माहौल और दोस्ताना अंदाज में बताना चाहिए, बनाना चाहिए। नेक्स्ट है स्कूल का माहौल अच्छा और बेहतर बनाने के लिए बेहतरीन कुतुब खाना, जिसे लाइब्रेरी कहेंगे, तरबियत याफ्ता असातिज़ा और दिलचस्प कमरे जमात होना चाहिए। अगर ये चीज़ें मुहैया नहीं है दोस्तों, तो इसका डायरेक्टली जो है तो बराह रास्त असर तालिब इल्मों पर होता है। तो इसी के लिए जो है तो स्कूल का माहौल अच्छा और बेहतर बनाने के लिए बेहतरीन कुतुब खाना, बेहतरीन अंदाज में जो है तो लाइब्रेरी होनी चाहिए, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ अक़साम के बुक्स वगैरह, कहानियों की किताबें, जिसमें तलबा जो है तो इंटरेस्ट ले, तो इस तरीके से होना चाहिए। तरबियत याफ्ता असातिज़ा होना चाहिए। तरबियत याफ्ता से मुराद जो यहाँ पर एक्सपीरियंस होल्डर भी हम कहेंगे, जिसे कि जो आज के सिचुएशन के हिसाब से, आज के दौर के हिसाब से जो तो अच्छे और बेहतरीन टीचर है, जो तमाम जो है तो क्या कहेंगे उसको, ऑनलाइन चीज़ों में भी जो है तो एक एक्सपर्ट होना चाहिए, ताकि अपने स्टूडेंट्स को वो बेहतरीन अंदाज में नॉलेज प्रोवाइड करें। नेक्स्ट है दिलचस्प कमरे जमात होना चाहिए। कमरे जमात भी जो है तो अच्छा होना चाहिए, डेकोरेशन होना चाहिए उसके अंदर, ताकि तलबा बोरियत का शिकार ना हो, तलबा को जो है तो इंटरेस्ट आए एजुकेशन हासिल करने में, लर्निंग और क्या कहेंगे उसको, सीखने सिखाने में। तालिब इल्म को, लास्ट पॉइंट है, तालिब इल्म को सही तालीम देने के लिए और उनकी शख्सियत की तामीर करने के लिए मौल्लिम को तवारीस और माहौल का इल्म होना चाहिए। यानी कि मौल्लिम को जो है तो इन चीज़ों का इल्म होना चाहिए, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का जो है तो इल्म होना चाहिए, क्योंकि मौल्लिम एक तालिब इल्म के पीछे, एक सक्सेस तालिब इल्म के पीछे, सक्सेस स्टूडेंट के पीछे जो है तो उसके टीचर का ही हाथ होता है, क्योंकि टीचर ही एक ऐसी, मतलब क्या कहेंगे उसको, टीचर ही वो शख्सियत है जो अपने स्टूडेंट को डॉक्टर, टीचर और पायलट और वो मतलब कलेक्टर और जितने भी जो बड़ी बड़ी पोस्टिंग है, तो वहाँ पर जाने के पीछे जो तो टीचर का बहुत सारा सपोर्ट होता है। और हमें भी जो तो फ्यूचर के टीचर बनना है, तो ये चीज़ें हमको भी जो तो अप्लाई करना है, क्योंकि हम भी एक बेहतरीन टीचर और एक बेहतरीन जो तो मौल्लिम कहलाएं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों कि बच्चे पर दो तरह के अवामिल असरअंदाज होते हैं, तो कौन कौन से हैं वो हम देख लेते। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है कि इंटरनल, जिसको जो तो अंदरूनी कहेंगे। इंटरनल यानी कि अंदरूनी, इंसान की नशोनुमा की इब्तिदा माँ के पेट के अंदर, माँ की सेहत, इसके बर्ताव, तमाम चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो ये जो तो इंटरनल अवामिल रहेगा कि बच्चे पर दो तरीके अवामिल असरअंदाज होते हैं। यानी कि जब बच्चा जो है तो बच्चा माँ के पेट में होता है, तो माँ की सेहत और बर्ताव, ये तमाम चीज़ें असरअंदाज होती है बच्चे पर। और नेक्स्ट है बैरूनी, जिसे जो है तो एक्सटर्नल कहेंगे, और बैरूनी की जिस्मानी, आबो हवा का असर, पानी का असर, खुराक का असर, ये तमाम चीज़ें जो है तो बच्चे के ऊपर असरअंदाज होती है। इसका जो है तो बराह रास्त असर बच्चे के ऊपर होता है। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर सोशल कल्चर, यानी कि समाज और माहौल। सोशल कल्चर, माँ बाप का असर, भाई बहन का असर, रिश्तेदार और पड़ोसियों का असर, दोस्तों का असर वगैरह जो है तो इसमें आएगा। कि बच्चा जब छोटा होता है तो वो माहौल में ही होता है। सबसे पहले जो उसका साबिका होता है अपने बड़े भाई बहनों से होता है, उसके बाद जो है तो रिश्तेदारों से होता है, और उसके बाद पड़ोसियों के बच्चों से वगैरह जो है तो उसका असर होता है। उसके बाद धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है तो वो फ्रेंड बनाना जो है तो बनाता है, तो उसका भी दोस्तों का भी जो तो असर उसके ऊपर होता है। तो ये है बैरूनी असर, तो जिसमें जिस्मानी, आबो हवा का असर, पानी वगैरह का, खुराक का असर जो है तो ये डायरेक्टली बच्चे के ऊपर होता है। नेक्स्ट नीचे आपको नज़र आ रहा है कि बच्चे पर तीन तरीके से माहौल का असर पड़ता है। तीन तरीके हैं कि बच्चे पर जो है तो माहौल का असर पड़ता है, तो वो तीन तरीके कौन कौन से हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले जो है तो पैसिवली तरीके से बच्चों पर असर पड़ता है।
कि खामोशी वालिदैन जो कहते हैं बग़ैर सोचे समझे उसको अपना लेते हैं। तो दोस्तों ये जो चीज़ यहाँ पर है खामोशी, तो इसमें बच्चे की नाराज़गी भी शामिल हो सकती है। अगर बच्चा इस तरीके से है कि जो बोले वो कर ले रहा, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। बच्चे को सवाल करने वाला होना चाहिए, चाहे वो हमारे घर में के बच्चे हो या फिर हमारे स्टूडेंट्स हो। स्टूडेंट्स की खासियत ही यही है कि वो क्वेश्चन करे। तालिबे इल्म से मुराद और मायने उसका यही निकलता है कि तालिबे इल्म, इल्म का तलबगार। और इल्म जब ही आएगा जब वो क्वेश्चंस करेगा, सवालात करेगा, तो ना कि खामोशी जो है तो वालिदैन जो कहते हैं बग़ैर सोचे समझे उसको अपना लेता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको क्वेश्चन करने देना चाहिए। और हमको भी जो है तो अगर स्टूडेंट हमारा स्टूडेंट है या फिर घर के बच्चे हैं, अगर वो क्वेश्चन करते तो हमको जो है तो उसको डांटना नहीं चाहिए, बल्कि उसका जवाब हमको सलीके से और अच्छे अंदाज में देना चाहिए, ताकि बच्चे के इल्म में इजाफ़ा हो। अगर हम उसको डांटेंगे, अगर जो है तो हम उसको समझाएंगे नहीं, उसको जो है तो खामोश रहने के लिए कहेंगे, तो दोस्तों वो बाद में उसका जो सवाल करने का तरीका है वो सवाल नहीं करेगा। वो जो है तो क्या कहेंगे उसको, अगर उसने सवाल नहीं करा तो उसका खुद ब खुद जो है तो वो पीछे की तरफ जाएगा, यानी कि उसके इल्म में इजाफ़ा नहीं होगा। तो हमें इल्म में इजाफ़ा अगर बच्चे के करना है तो उसको क्वेश्चन खुद से करने देना चाहिए। तो बच्चा जब क्वेश्चंस करेगा तो उसके इल्म में खुद ब खुद जो है तो इजाफ़ा होगा। और जो बच्चे ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं, जो तालिब इल्म ज़्यादा जो सवालात करते हैं, वही ज़्यादा जो है तो कामयाब होते हैं और ज़्यादा क्या कहेंगे उनको टैलेंटेड बच्चे कहेंगे। तो इस तरीके से होता है। नेक्स्ट है याद दिलाना। याद दिलाने से मुराद जो है तो यहाँ पर इवोकेटिवली कहा गया है, तो वालिदैन के बार बार याद दिलाने और कहने पर अमल करता है। यानी कि बच्चा जो है तो वालिदैन को बार बार याद दिलाना पड़ रहा है कि बेटे होमवर्क कीजिए, खाना खाइए वगैरह, तो याद दिलाने पर और कहने पर अमल करता है। तो इस तरीके से है। नेक्स्ट है एक्टिवली। तो बच्चे को जो है तो हमको एक्टिव बनाना है, ना कि पैसिवली बनाए, ना कि जो है तो याद दहानी उसको करवाना है। एक्टिव होना चाहिए बच्चे ने, चाहे वो स्टूडेंट हो या हमारे घर का बच्चा हो। तो बच्चा बग़ैर किसी के कहे अपना काम खुद करता है इसके अंदर। तो एक्टिव जितना बच्चा रहेगा उसमें बेनिफिट बच्चे का भी रहेगा और हमारा भी रहेगा, क्योंकि हमें एक मौल्लिम है और मौल्लिम की खासियत ही यही है कि उसका जो स्टूडेंट्स होता है, वो मौल्लिम की खासियत ये है कि वो अपने स्टूडेंट को अपने से आगे जाने के लिए जो तो मोटिवेट करता है, गाइडेंस करता है, उसकी रहनुमाई करता है और उसकी रहबरी करता है। तो दोस्तों हमें एक अच्छा टीचर बनना है और हमें जो है तो स्टूडेंट भी बनना है, क्योंकि हमको सीखना भी है और सिखाना भी है। तो सीखते सीखते सिखाना है और सिखाते सिखाते जो है तो सीखना है। ये हमारी खासियत होनी चाहिए, टीचर्स की भी और स्टूडेंट्स की भी। तो ये तमाम चीज़ें हमने जो आपको बतलाए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये तमाम चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। कुछ भी क्वेश्चन हो, कैसा भी हो, बिल्कुल आपका जवाब दिया जाएगा। इसमें कोई दिक्कत और परेशानी नहीं रहेंगी। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी ज्वाइन नहीं किया है तो जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। वहाँ से आप PDF वगैरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हासिल कीजिए और अपनी स्टडी धीरे धीरे जो है तो शुरू कर दीजिए। और इंशाल्लाह के बहुत सारे जो क्वेश्चन इस तरीके से आ रहे हैं कि EVS की क्लास है और CDP की तो अभी चल रही है, तो इसको भी जल्द से जल्द हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। EVS की क्लास इसके बाद स्टार्ट करेंगे। और मराठी का भी जो है तो हमें देखना है, इंग्लिश का भी इंशाल्लाह देखेंगे। तो मराठी जो है तो ये हमारी महाराष्ट्र की ज़बान है और ज़्यादातर बच्चों ने मराठी ही लिए होंगे सेकेंड लैंग्वेज। किसी ने अगर इंग्लिश लिया है तो उसके भी ताल्लुक़ से इंशाल्लाह करवाया जाएगा। तो इस तरीके से हमारी सीक्वेंस रहेंगी। CDP होने के बाद हम देखेंगे EVS और EVS के बाद देखेंगे मराठी। मराठी के बाद मैथ्स का भी देखना है, बेसिक वगैरह। तो मैथ्स कहते हैं कि भाई बहुत हार्ड है, लेकिन मैथ्स हार्ड नहीं होगा, उसके अंदर पेडागोजी के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
तो इंशाल्लाह फिर उसके बाद हमको पेपर भी करवाना है, यानी कि प्रैक्टिस सेट इंशाल्लाह उसमें हम वीडियो के ज़रिए करवा देंगे। वो लास्ट में करेंगे। सबसे पहले तो सब्जेक्ट पूरा हमको कवर करना है, तो इंशाल्लाह ये मेथड के ज़रिए जो है तो हम जाएंगे। तो CDP के बाद हम EVS करेंगे और EVS के बाद जो है तो मैथ्स या फिर मराठी वगैरह करेंगे। इस तरीके से सीक्वेंस रहेगा और इसमें चेंजेस भी आ सकते हैं सीक्वेंस के अंदर। तो खैर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी। और उर्दू की जो क्लासेस हमारी हुई है, अगर कोई ये वीडियो पहली बार देख रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उर्दू की प्लेलिस्ट दी गई है, उर्दू ग्रामर की प्लेलिस्ट, वो आपको एक बार देख लेना है तो आपके कंसेप्ट उर्दू ग्रामर से मुताल्लिक जितने भी हैं क्लियर हो जाएंगे। अगर उसमें भी आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो वो भी आप ज़रूर कीजिए, ताकि आपके क्वेश्चंस के ज़रिए दूसरे जो तलबा है, दूसरे जो बच्चे, अगर उनके जहन में भी ये क्वेश्चन होगा तो वो उनका भी सवाल, उनका भी जो है तो उनको जवाब मिल जाए और उनका भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों। लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें। आपके लाइक करने से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन दूसरे बच्चों का फ़ायदा इसके अंदर ये होगा कि वो वीडियो उन तक जो तो यूट्यूब खुद ब खुद उसको प्रोवाइड करता है ज़्यादा लाइक की वजह से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कॉपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।